Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, last The question कौन last सा? question 21 किया था gravitational potential. Gravitational potential. क्या है? Escape energy and escape speed. पर टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे और बाद में मेरे ख्याल से इस चैप्टर में सैटेलाइट उससे ज्यादा नहीं है. इसमें लिख के देखिए explain the escape energy and give its definition. अब लास्ट जो हमने डिस्कस किया था इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला थी U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर. ओके, और जी एम ई एम अपॉन आर, लेकिन उसी एनर्जी को सपोज V इंटू एम भी लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या कि माइनस जी एम ई अपॉन आर इंटू एम. तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर अर्थ सरफेस. इतना होगा. इसका मतलब अर्थ के सरफेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला माइनस जी एम ई एम अपन आर. सपोज मैं इसको आर ई कर दूं तो अर्थ के सरफेस के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन सभी ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होता है. ये वैल्यूएशन क्या होती है? नेगेटिव. ओके, और हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट जब करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से लिखते हैं. सपोज ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? E इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन अर्थ की सरफेस से सपोज h हाइट ऊपर है, ऐसा भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू आर ई प्लस एच. सरफेस से सपोज h हाइट पे है तो फार्मूला इस तरह से बनती है. मैंने इसलिए ये लिखा कि नंबर ऑफ सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से डिफरेंट हाइट पे है, तो जिस हाइट पे वो है आर ई प्लस एच इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज आर. तो ये जो एनर्जी है उस सैटेलाइट के लिए, वो पार्टिकल या जो ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल एनर्जी हुई, बिकॉज टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. ओके, तो इस तरह की कैलकुलेशन के हिसाब से मिला कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी हो ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सपोज ये बात अलग करो कि सपोज अर्थ की सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ की सरफेस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर. मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, रेडिएशन ऑफ अर्थ. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव इसलिए वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है. बाइंडिंग एनर्जी की तरह ये नेगेटिव मिलता है. ऑलवेज केमिस्ट्री में चेक करो, बाइंडिंग एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव होगा. नेगेटिव इसलिए कि उस फील्ड की जो इफेक्ट है या इस फील्ड की जो एरा है इसके अंदर वो रहेगा, फील्ड की लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, और इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू होती है. लेकिन इतनी ही वैल्यू, इतनी ही एनर्जी सपोज आप बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू अर्थ इतनी पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतनी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड कर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी 0 हो जाती है. सिंपल चीज है, एग्जांपल बताऊं, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है. जब बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब उसको एक्सेस एनर्जी मिलती है तो ऑर्बिट से बाहर आ जाता है. लेकिन पहले उसको इतनी एनर्जी तो देनी है जितनी उसकी बाइंडिंग है, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी होगी तब उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, और बाद में जब आप एक्सेस एनर्जी देंगे तो वो ऑर्बिट से फ्री हो जाता है. मतलब न्यूक्लियस से लगने वाली फोर्स भी इफेक्ट नहीं करती. सिमिलर मेथड यहाँ अर्थ के सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है
उसके लिए एनर्जी होती है U इज इक्वल टू माइनस GMEM अपन RE, ये नेगेटिव है, उतनी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करो इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी आप बाहर से देंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के तौर पे आप ये देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के एडिशन मतलब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। जितनी पोटेंशियल है उतनी काइनेटिक, एडिशन क्या होगी, जीरो। एडिशन जीरो, इसका मतलब ऐसा हुआ कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगी, मतलब वो ग्रेविटेशनल फ्री जगह की तरह मतलब बिहेव करेगा कि जहां ग्रेविटेशन है ही नहीं, उस तरह से मिलेगा। क्लियर? तो उन लोगों ने सबसे पहले हमको बताया एस्केप एनर्जी क्या है, तो इसी एनर्जी को मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी एनर्जी जब आप बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो अपने आप वो फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो उसको एस्केप एनर्जी बताई जाएगी। हमने जो सब लिखा था वो इनफिनिट डिस्टेंस के लिए लिखा था, उसमें लिख के दिया यहाँ, if we throw a stone upward with our hand, it is go to the certain height and then fall back towards the earth, ऊपर तक जाएगा लेकिन बाद में वापस आएगा। ओके, अब उसको लार्ज स्पीड से डालेंगे तो ज्यादा हाइट तक जाएगा लेकिन बाद में वापस आएगा। ओके, तो ऐसी कोई स्पीड है कि हमने उसको बाहर थ्रो किया बाद में वापस ही नहीं आएगा, तो इतनी स्पीड से उसको बाहर थ्रो करना है कि वो मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी से भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, मतलब इसकी टोटल एनर्जी बिकम जीरो होगी तो भी अर्थ की से ज्यादा होगा तो अपने आप वो बाहर चला जाएगा। क्लियर? तो उन्हें पहले पैराग्राफ वही एक्सप्लेन करके दिया है 23 में। ओके, infinite distance total energy of a body considered as a zero if the energy मतलब इसके लिए लिखा GMEM upon RE plus H is supplied to a body, its total energy becomes zero and body will go to infinite distance, does not return in a gravitational field of earth। मतलब h हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी लगती है, आज जीरो आर प्लस एच रखेंगे तो इतना आपको मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगता है। अब से भी ज्यादा एनर्जी देंगे, पहले तो सपोज मान लो कि आपने इतनी एनर्जी पॉजिटिव तौर पे दी, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस GMEM अपॉन RE प्लस H, इतनी एनर्जी दी तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब फील्ड से फ्री हो गया। अब थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो अपने आप वो इनफिनिट डिस्टेंस तक मोशन करना शुरू कर देगा। ओके, तो जो एनर्जी आपने बाहर से दी उसने डेफिनेशन में लिख कर दिया है लिखा है इस टाइप की जो एनर्जी आप बाहर से देंगे, पूरा पैराग्राफ उसने लिखा है इफ द एनर्जी प्लस GMEM upon RE plus H is supplied to a body, its total energy becomes zero, the body will go to infinite distance, it does not return in a gravitational field of earth, this energy known as escape energy। तो पहले जो हमने बात की वो एस्केप एनर्जी के लिए किया, लेकिन एस्केप एनर्जी आप जो प्रोवाइड करेंगे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो उससे एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी भी मिलेगी, लेकिन एक काम करो सबसे पहले 23rd कंप्लीट करो जिससे आपको एस्केप एनर्जी की एक बार इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, देन आगे स्पीड कंप्लीट करता है। 23rd एक बार पढ़ लो।
कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जो इक्वेशन मैंने पॉजिटिव करके लिखा था, यही समझ में, बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करूंगा वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 1/2 mv स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट है इतना एनर्जी आपको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, v इसलिए लिखा है, इसको एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे बड़ी बात तो ये दोनों साइड m कैंसिल हो जाता है, मतलब एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मास पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट छोटी बड़ी हैवी वेट नहीं, क्योंकि m तो पहले से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 2gme अपन re प्लस h एंड दैट इज इक्वल टू ve 2gme re प्लस h। क्लियर? यहां तक हुआ? लेकिन ऑब्जेक्ट सपोज अर्थ की सरफेस पे ही है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अर्थ की सरफेस पे, तो अर्थ की सरफेस पे तो h इक्वल टू 0। सो नाउ ve इज इक्वल टू अंडर रूट 2gme अपॉन re, 2gme अपॉन re। ओके, इसको और मतलब सिंपलीफाई ज्यादा करना है तो एक काम और कर सकते हैं, 2gme इंटू re अपॉन re स्क्वायर, r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड किया, तो ये जो पोर्शन है वो फॉर्मूला एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी की हो जाती है। क्या होगा? 2gre 2gre। क्लियर? ओके, Yes. तो ये तो सभी, एक चीज और भी है, चलो आगे, यहाँ तक तो पता चल गया। अब इस फार्मूला का यूज करो, ये वाली फार्मूला यूज करो, जिसका आपको एस्केप स्पीड मिलेगी। मेरे ख्याल से इसी तो यही होगा, 2 इंटू 9.8 6.4 10⁻⁶ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ओके, इससे आंसर हो सकता है, इससे आंसर हो सकता है। उन लोगों ने एक और चीज दी कि सपोज हमको सिंप्लीफाई करना है ये वैल्यूएशन इस फार्मूला से, तो मास ऑफ अर्थ लिखना पड़ेगा, और मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ओके, मतलब रो मतलब क्या होगा? डेंसिटी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूला में ऐड कर रहा हूँ, VE इज इक्वल टू 2g RE, ये हो गया, ME इज इक्वल टू 4/3 पाई RE क्यूब इंटू रो। ओके, क्या लिख सकते हैं? तो लास्ट में सिंप्लीफाई करके लिखा, इन अंडर रूट 8 पाई 3 8 पाई अपॉन 3, ओके, इंटू जी आर स्क्वायर, आर कैंसल, जी आर स्क्वायर इंटू रो। ये जो भी चीज आपने बताई, मतलब ये वाली इक्वेशन यूज करो, ये इक्वेशन यूज करो, ये इक्वेशन यूज, कुछ भी इक्वेशन यूज करो, आपको v की वैल्यू मिलेगी, और वी ई की जो वैल्यू है, ओके, वो 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इससे भी सिंप्लीफाई होता है, ये तो है ही, मैंने लिख के दिया, इससे भी सिंप्लीफाई होगा, 2 इंटू 6.67 10⁻⁻11। चलो एक तो ये वाली कैलकुलेशन आप करो तो भी आंसर आपको मिलेगी। इससे कैलकुलेट करना है 2 इंटू 6.67 10⁻⁻11 कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 अपॉन RE 6.4 10⁻⁶। इसको भी सिंप्लीफाई करो, किसी भी आंसर को आप सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको यही मिलने वाला है, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब हुआ कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ सर वही हुआ ना मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैंने पहले यहां बता दिया कि कभी भी एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ही नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट, बॉल उठाओ, पेन उठाओ, किसी भी चीज को उठाओ, इतनी स्पीड से आप थ्रो करेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करना है, वो कभी वापस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि इसको एस्केप स्पीड फॉर द अर्थ सरफेस ऐसा लिखा गया है। अर्थ सरफेस के लिए स्पीड है। कहीं पे भी करे, हाँ? कहीं मतलब कहीं से भी थ्रो करे, कहीं से भी अर्थ के सरफेस पे कहीं से भी थ्रो करो, ये कभी चेंज नहीं होगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 11.2 से थोड़ा ज्यादा रखो, ये तो इक्वालिटी करके हमने कंप्लीट किया, मतलब 11 इसी तरह से कैलकुलेट करके क्वेश्चन के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड द एस्केप स्पीड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट कौन सा वो नहीं दिखा जाए क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऐसा भी कैंसिल हो गया, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इतनी स्पीड से बाहर की ओर थ्रो करेंगे तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगती, इनफिनिट डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में इतना जाना चाहिए। इतनी स्पीड से सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ना, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर की जो फ्रिक्शन उससे वो फायर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो मतलब जो यस सर, फायर होगा, हाँ। वो बाहर जाकर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करेंगे इतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा कि वो एयर पार्टिकल या जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल है उसके साथ फ्रिक्शन से ही फायर हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से बाहर की ओर थ्रो कर सकेंगे। एक चीज और भी है, ये जो हमने यहाँ यूज किया, तो आप मून के लिए रेडियस रखो, मून का ग्रेविटेशन रखो, तो मून के लिए भी आंसर उन्होंने लिख के दिया है। मून के लिए जो आंसर है 0.23, ये फॉर मून 0.23 10⁻⁴ मीटर। पर सर उधर तो वैक्यूम होता है ना। वैक्यूम होता है इसका मतलब बराबर है, बात सही है, लेकिन ये तो वन टाइप ऑफ कैलकुलेशन है कि मून की ग्रेविटेशन जो मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगती है, उसको भी बाहर फेंकना तो वहां इतनी एलास्टिसिटी लगती है। क्यों? तो वहां ग्रेविटेशन फील्ड कम है। ओके, सपोज आप इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में, क्या होगा? सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्या होगा? 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू 10⁴ है ना सर? नहीं, ये गलत लिखा है। सिंपल रीजन, आप मल्टीप्लाई करो ना, पता चलेगा। जब सपोज आपने 10 मल्टीप्लाई किया 2.3 हुआ, 2.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। वो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, आवाज बीच बीच में अटक रहा है। चेक करो तो फिर से, एक आध मिनट, सेटिंग चेक करो। ओके, अब कोई प्रॉब्लम? हाँ नो सर, सर, बराबर है। सर वो सिग्नल भी आपका रेड हो गया था। क्या बात कर रहे हैं? सर वापस हो सकता है। इसलिए आवाज थोड़ी प्लस माइनस हुई हो सकती है। तो इसका मतलब ये दोनों के लिए, अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मून के लिए 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन कम है, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि एस्केप स्पीड भी कम है। लेकिन एक चीज और भी है कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल से किसी भी चीज को पास वो नहीं होने देता, मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, नजदीक से पास कर उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लैक होल ब्लैक इसलिए दिखता है कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस ही नहीं आती, लाइट भी पास होगी उसको भी एब्जॉर्ब करेगा।
लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सर वो है क्या वो ब्लैक होल उधर स्पेस में? पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ना बहुत टिपिकल चीज है, क्योंकि पहले तो उसकी ऑब्जर्वेशन, एज फॉर एग्जांपल कि हमको दिखता है कि ब्लैक होल है, ऑब्जेक्ट कब दिखती है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो, लेकिन तो लाइट भी ऑब्जर्व कर लेता है, लाइट भी इतना ज्यादा ग्रेविटेशन है उसका कि वो लाइट भी ऑब्जर्व करेगा। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उसको भी ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब उसकी एस्केप स्पीड तो उससे भी ज्यादा होगी। ब्लैक होल के अंदर लाइट भी ऑब्जर्व सपोज हो जाती है, तो इसका मतलब उसके लिए एस्केप स्पीड आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा मिल सकती है। देखिए एग्जांपल मैंने दिया कि ऐसा नहीं कि यही आंसर, ब्लैक होल जैसी ऑब्जेक्ट के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा एस्केप स्पीड हो सकती है, लेकिन एक स्पीड की कैलकुलेशन है कि जितनी उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू आपको काइनेटिक एनर्जी रखना है। और सर बाद इस में फॉर्मूला से किसी की भी ढूंढ सकते हैं ना, मास वरना कोई भी हाँ प्लेनेट? सबके लिए होगा। इससे मैंने तीनों फॉर्मूला बताए। देखो फर्स्ट फॉर्मूला ये, जिसमें आपको क्या चाहिए, वहां की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास और रेडियस। वहां मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो बताया पूरे यूनिवर्स में इक्वल है, मतलब ये तो 6.6 10 -11, लेकिन मास ऑफ प्लेनेट जो भी आप यूज करेंगे, रेडियस ऑफ प्लेनेट यूज करो, मतलब कंप्लीट। यह सेकंड मेथड है, वहां की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता देंगे और उसकी रेडियस। और थर्ड में कहाँ लिखा था, ये वाला जी तो कांस्टेंट है, वहां की डेंसिटी और रेडियस मिलनी चाहिए तो भी हो जाएगा। तीनों फार्मूला आपको एस्केप स्पीड देगा। क्लियर? तो ये जो हमने अभी एक जस्ट अ मिनट, ओके, दो क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हुए। फर्स्ट वाला था 24, 25 में लिखा है व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, एक्सप्लेन इट इज टर्म्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। उन लोगों ने वेलोसिटी कैलकुलेट करके दी है 2.3, वो थोड़ा करेक्शन करना है आपको, ये तो बराबर है 0.20 10⁻⁴, लेकिन उसके बाद 2.3 सर नो इंटू, एटमॉस्फेयर वो कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट वेलोसिटी से? मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेकिन ये करेक्शन एक कर लेना है कि इसके साथ में उन्होंने 10⁻⁴ लिख के दिया है, वो गलत है। बाद में लिखा देखो, इफ गैस एग्जिस्ट ऑन अ मून द स्पीड ऑफ द गैस इज 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड कॉरेस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर ऑन द मून। कॉरेस्पॉन्ड वहां की टेम्परेचर है, उससे उन लोगों ने कैलकुलेट करके दी उनकी स्पीड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज मोर देन दिस वैल्यू of escape velocity and the gas escape from the gravitational field। वहां की जो टेम्परेचर है उस हिसाब से आगे सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। गैस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी से हमको टेम्परेचर मिलता है। उनकी फॉर्मूला होती है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 RT। ये 1 मोल गैस के लिए सर इसके अंदर टेम्परेचर डिपेंड है? हाँ इसमें ये फॉर्मूला में टेम्परेचर डिपेंड है एटमॉस्फेयर? भाई बता रहा हूँ ना, गैस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है 1 मोल गैस, मास ऑफ 1 मोल गैस, वेलोसिटी ऑफ 1 मोल गैस पार्टिकल के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी जब भी आप कंप्लीट करेंगे 3/2 RT जितना होता है। तो 3/2 R मतलब वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उन लोगों ने क्या किया कि मून सरफेस की जो टेम्परेचर है उससे काइनेटिक एनर्जी या उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की। तो लिखा है इफ द गैस एग्जिस्ट ऑन अ मून। सर म्यूट म्यूट म्यूट। If gas exists on a moon, the speed of a gas is 2.3 kilometer per second correspond to the temperature on the surface of moon। सरफेस ऑफ मून पे जो मतलब मून के सरफेस जो टेम्परेचर है कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी सपोज आप कैलकुलेट करें कि वहां सपोज गैस पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो लिखा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जब उनको ग्रेविटेशन से कैलकुलेट किया गया तो एस्केप स्पीड भी उतनी ही है। इसका मतलब वहां गैस पार्टिकल भी होगा तो भी वो अपने आप कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। सरफेस में टेम्परेचर ही ऐसा है
कि सपोज गैस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस है तो भी उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी जो उसकी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है। और इस कंपैरिजन से पता चलता है कि सर हम वापस बोलो सर, पता नहीं चला। टेम्परेचर है तो भी, गैस है तो भी उतना ही रहेगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मून की सरफेस पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से वेलोसिटी मिल सकती है। इस टेम्परेचर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या यस मिलेगा? सर, हाँ, वेलोसिटी हाँ, मिल जाएगा। उन्होंने वेलोसिटी कैलकुलेट की। वेलोसिटी की आंसर आती है 2.3 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। उसने इस इक्वेशन से ही कैलकुलेट किया है 2.3 किलोमीटर। लिखा है देखो, इफ एग्जिस्ट ऑन द मून, इफ द गैस एग्जिस्ट ऑन अ मून, द स्पीड ऑफ द गैस इज 2.3 किलोमीटर पर सेकंड correspond to the temperature on the moon। correspondent मतलब इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से वेलोसिटी हाँ 2.3 किलोमीटर पर सेकंड मिलती है। अब हमने ग्रेविटेशन से कैलकुलेट किया तो एस्केप स्पीड भी 2.3 है। इसका मतलब वहां गैस होगा तो भी एस्केप वेलोसिटी जितनी इसकी वेलोसिटी होगी, मतलब कहाँ जाएगा? ग्रेविटेशन से बाहर। उसकी ग्रेविटेशन की कोई इफेक्ट इस गैस पार्टिकल पे नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से जो वेलोसिटी मिलती है वो वेलोसिटी तो एस्केप जितनी है, और एस्केप जितनी होगी तो पार्टिकल उस सरफेस के ऊपर या उसकी ग्रेविटेशन ओके, फील्ड में नहीं मतलब रहेगा। टेम्परेचर गैस से उन्होंने फॉर्मूला फाइंड किया, वेलोसिटी वो एस्केप फॉर्मूला जितना ही है, मतलब गैस हो के ना हो वो बाहर ही जाएगा। वो बाहर ही जाएगा, मतलब वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और हम इसमें ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। उसने लिख के दिया द स्पीड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी and hence the gas escapes from the gravitational field of a moon and so there is no atmosphere। ये लास्ट पैराग्राफ उसने लिख के दिया। मतलब 26 जो है वो अर्थ के लिए लिख के दिया, और 25 सॉरी 24 ये एक्सप्रेशन दिया, और 25 वो डिफरेंट पैराग्राफ है ओनली फॉर मून। दोनों क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, चलो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दो।
सर इसके अंदर 0.23 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड दिया है, वो कौन सी वेलोसिटी है? सर अनम्यूट अनम्यूट सर अनम्यूट तो ये सर क्या वेलोसिटी बोला सुने? 0.23 10⁴ मीटर पर सेकेंड, बराबर। ये एस्केप वेलोसिटी है जो ग्रेविटेशनल फील्ड से कैलकुलेट की गई, ओके। लेकिन उसके बाद में उसने लिखा है 2.3 इंटू 10⁴ वो नहीं लिख रहा है, ओनली 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा होगा, गलती से वो प्रिंट हो गया है इंटू 10⁻⁴। हाँ उधर किलोमीटर पर सेकंड भी लिखा है और 10⁻⁴ भी है। हाँ, इसे 4 वाला कैंसिल, 10 इंटू 10⁻⁴ कैंसिल कर देना है। ओके डन सर। ओके, अब देखो ये आप चेक करो तो इनिशियली हमने सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंप्लीट किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले वो केपलर के 3 रूल बताए थे। बाद में न्यूटन वाली फॉर्मूला कंप्लीट हो गई, तो बाद में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पढ़ा था। इसमें भी हाइट के साथ डेप्थ के साथ कैसे चेंज होगा वो एक्सप्लेन किया। ओके, इन लास्ट लेक्चर डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज जो डिस्कशन हुई वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो एस्केप एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए, और स्पीड तो एस्केप स्पीड जितनी स्पीड चाहिए, ओके। और ये सभी चीज यूज करने के बाद, मतलब सभी जो भी थियरी आपने पढ़ी उसके एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, तो उन्होंने सैटेलाइट एक्सप्लेन सर करके दिया। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी स्पीड से कोई भी चीज फेंकेंगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है अभी। नो डाउट कि आप 11.3 वाली स्पीड चाहिए तो पॉसिबल कर सकते हैं, चार्ज पार्टिकल हो सबके लिए कर सकते हैं। अब पेज टर्न करो तो आपको वो 552 नंबर पेज के ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन के तौर पे लिख के दिया। देखो, द प्लेनेट और एस्केप स्पीड, मून के लिए 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मरकरी 4.28 किलोमीटर, 4.2 है, अर्थ हाँ, 11.2, किलोमीटर, जुपिटर 60 किलोमीटर पर सेकेंड, सन 618 किलोमीटर पर सेकेंड, न्यूट्रॉन स्टार के लिए 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, एंड सॉरी ब्लैक होल के लिए तो मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने पहले भी आपको लाइट भी एक्सप्लेन, ऑब्जर्व कर लेता है तो लाइट से भी ज्यादा चाहिए। से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब कैलकुलेशन नॉर्मली कंटेंट से ही मिल जाता है, एक थियरी पढ़ो अपने आप इसके रिलेटेड जो भी है आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या बताया कि जो भी थियरी हमने अब तक पढ़ी उससे उन लोगों ने सैटेलाइट एक्सप्लेन किया। डिफरेंट दो टाइप के सैटेलाइट होंगे, एक तो नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल सैटेलाइट के तौर पे अर्थ के पास मून है। मून अपनी एक रोटेशन, मून अराउंड अर्थ एक रोटेशन 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। मून अपनी एक रोटेशन अराउंड सॉरी अर्थ 27.3 डेज में वो कंप्लीट करेगा। ये नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट रखे गए, लिखा है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके, स्पुतनिक रखा गया था, रशियन उन्होंने रखा था स्पुतनिक 19 क्या लिखा उसने 57, 1957। इंडिया ने 75 में, ये इधर उधर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1957 में रशिया ने सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट रखी थी स्पुतनिक, और इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में रखा। 1975 अभी तो बहुत सारे, आर्यभट्टा। हाँ अभी नंबर ऑफ सैटेलाइट इंडिया के पास भी है, नंबर ऑफ कंट्रीज के पास है, ओके। लेकिन अब क्या है कि उस सैटेलाइट में भी दो चीज है, एक है जियो स्टेशनरी और सेकंड पोलर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी दो डिफरेंट टाइप है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड सेकंड पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब अर्थ की सरफेस से ऑब्जर्व करेंगे, स्टेशनरी दिखेगा, इसलिए स्टेशनरी दिखता है। एज फॉर एग्जांपल दिस वाज अर्थ, अर्थ के सेंटर से सपोज h हाइट, ये आर ई, वो सर्कुलर मोशन करेगा, क्लियर।
तो इसका मतलब अर्थ एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट करेगी, सैटेलाइट भी उतने ही टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। साथ साथ घूमेगा तो स्टेडी दिखेगा। या अर्थ एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करेगा, तो उसको भी ऑर्बिट के अंदर 24 आवर लगता है, उसको अपनी एक्सिस के लिए 24 लगता है। ये पूरी ऑर्बिट कंप्लीट करे 24, मतलब ये साथ में घूमेगा ऐसा दिखाई देगा, एंड देयरफॉर वो जियोस्टेशनरी, ये क्या हो जाएगा, और जियोस्टेशनरी। पोलर सर? पोलर की हाइट वो भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले उन लोगों ने जो इक्वेशंस दी वो कंप्लीट करेंगे। सो लिखा है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, डिराइव इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि सपोज आपने सैटेलाइट को रख दिया, लेकिन सैटेलाइट को एनर्जी कहां से मिलेगी, तो उसमें मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये रोटेट होता है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको सेंटीपिटल फोर्स देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स देगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होगा, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू G MEM अपॉन R। सपोज ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है R, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू G MEM सॉरी अपन R स्क्वायर, नॉट R स्क्वायर, G m1 m2 by R स्क्वायर, जो न्यूटन की फॉर्मूला थी वो। यही फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स देगा, सेंटीमीटर फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, वो इससे लिखा ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे, एक r कैंसिल, m कैंसिल, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू g me अपॉन r, एंड देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन सैटेलाइट क्या लिखेंगे, g me अपॉन r, लेकिन r नहीं पता चलता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, क्लियर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h करके भी लिख सकते हैं। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू, या g इक्वल टू लिखो, चलो कोई इसमें स्मॉल g तो वही है, तो इसमें एक चीज और भी है, जी एम इक्वल टू लिखना है, जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाए, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें से एक चीज बाहर लिखना तो लिखो, चलेगा, वरना आर ई इंटू जी अपॉन आर प्लस एच, इस तरह से भी हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, या डायरेक्टली सिंपल आपको अर्थ के, हाँ, जो सैटेलाइट ये जो मैंने कंप्लीट करके लिखा ना, वो तो आर प्लस एच करके या आर करके लिख सकते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट सरफेस के नजदीक से पास होता है, ओके, तो इसके लिए वेलोसिटी इससे भी लिख सकते हैं, जी एम ई, सरफेस के नजदीक से पास हो रहा है, एच की वैल्यू निग्लिजिबल है सपोज मान लो, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जी एम ई अपॉन आर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में ऐसा बताया जाता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है आपकी सरफेस से नजदीक से पास हो रहा है, नजदीक से पास हो रहा है मतलब एच आप निगलेक्ट कर सकेंगे, और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी, अप्रॉक्सिमेटली होगा। और इसमें एक चीज और भी है, ये भी ऐड कर सकते हैं हम, क्या, जी इंटू आर ई, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो सकती है, किसके लिए, दो ये फॉर्मूला किसके लिए आई, जो अर्थ की सरफेस के नजदीक है, बाकी सबके लिए तो है ही ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो पहले वो 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 26 नंबर क्वेश्चन, उससे आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, और सिर्फ एमसीक्यू आंसर इन वन सेंटेंस, वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। ये लेकिन डेट वगैरह पूछ सकते हैं। हाँ, 27 का आपको कंप्लीट करना है, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, डिराइव इट्स इक्वेशन। चलो यहाँ तक पहले इसको फटाफट कंप्लीट करो, 27 नंबर।
कंप्लीट हुआ? Yes, sir. यस सर। तो ये सबसे पहले तो उन्होंने कंपैरिजन फोर्स की कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ देगी उतना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, और इससे उसने ऑर्बिटल वेलोसिटी कंप्लीट की। अब एक और क्वेश्चन बताया कि चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल गई, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? obtain the equation for the orbital time period, okay, centered around the sun, sorry, earth, okay। तो इसके लिए भी वही काम होगा कि सपोज आपको एक रोटेशन कंप्लीट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो पहले हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है जीएमई, अभी हमने कंप्लीट किया था ना, जीएमई अपॉन आरई प्लस एच, ओके। अब सपोज ऑर्बिटल वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब सरकमफरेंस, सरकमफरेंस कितना होगा? 2 पाई आर, बराबर। सरकमफरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई आर ई प्लस एच। ये हमने अभी सपोज डायग्राम बनाया था कि सेंटर से आर जितना डिस्टेंस होगा, लेकिन आर ई प्लस एच इसको लिखा जाएगा अपन पीरियडिक टाइम, मतलब टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन ऑसिलेशन, so capital T, capital T, okay। Now capital T is equal to 2 pi RE plus H upon V0, 2 pi RE plus H upon under root GME upon RE plus H, क्लियर? क्या लिख सकते हैं इसको? तो ऊपर चला जाएगा RE plus H होल क्यूब, ये ऊपर गया तो RE plus H होल क्यूब, अपन क्या लिखेंगे? GME दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H होल क्यूब अपन GME, अपन क्या लिखेंगे? GME, ओके। एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू लिखना हो तो ये तो था ही, T इज इक्वल टू 2 पाई करके, ओके। एक चीज और कंप्लीट करते हैं कि GME अपॉन RE स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ, ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है। एक्सेशन ऑफ ग्रेविटी की फॉर्मूला क्या है? GME अपॉन R स्क्वायर, R इक्वल टू क्या होगा? RE प्लस H, तो GME अपॉन RE प्लस H, तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं कि स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर RE प्लस H अपॉन G, चलो स्क्वायर रूट करते तो T इज इक्वल टू 2 पाई RE प्लस H अपॉन G ऐसा मिलेगा। मैंने इसको फिर से स्क्वायर रूट किया है, T ये क्या आ जाएगा? 2 पाई, ये पूरा कहाँ जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये पीरियडिक टाइम की फॉर्मूला हुई। इससे एक चीज और भी मिलती है, चेक कर दो, यहाँ डिफरेंटली अलग से लिख रहा हूं मैं। इस फॉर्मूला के अंदर ये जो फॉर्मूला हमने कंप्लीट की, ओके, इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ चेक करो तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपन GME, उसको मैं कांस्टेंट ले लूं, RE प्लस H होल क्यूब हुआ, तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू RE प्लस H होल क्यूब। थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, केपलर्स थर्ड ऑफ सैटेलाइट मोशन के लिए क्या लिखा था? स्क्वायर ऑफ पीरियडिक टाइम is directly proportional to cube of orbital radius RE plus H whole cube। केपलर्स थर्ड लॉ भी यहाँ प्रूफ हो जाता है, किससे? इस इक्वेशन से। इस पोर्शन को आप कांस्टेंट के ले लो, के है
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक चीज और, इस फॉर्मूला के अंदर सपोज ऐसा माने कि h निग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू आर, आर तो बहुत ज्यादा होता है 6400 किलोमीटर, इसके सामने ये h निग्लिजिबल है, फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी हो जाएगा। अब तो सभी वैल्यूएशन हम जानते हैं। सिक्स पॉइंट फोर 10⁻⁶ not 4 10⁻⁶ अपॉन 9.8 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आता है? पहले ये दोनों की रेशियो को फाइंड करके स्क्वायर रूट निकालो। ये दोनों की रेशियो फाइंड करने के बाद स्क्वायर रूट दो मुझे, कितना आता है? सिक्स 6.4 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल टू करके स्क्वायर रूट करो। क्या आंसर होगी? जल्दी जल्दी। 6.4 डिवाइड बाय 9.8 और बाद में इक्वल टू करके स्क्वायर रूट, कितना आंसर आ रहा है? जीरो 0.808 समथिंग। Yes, sir. 0.808, चलो 0.81 ऐसा लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेट 0.81 जितना। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो। 1, 2 and 3 कितना आंसर हुआ? 5086.8। 5086.8 10⁻³ भी ले लिया। हाँ 10⁻³ भी हो गया। ये हमने अप्रोक्सीमेशन किया, मतलब टेक्स्ट बुक के आंसर से थोड़ा ही ज्यादा मिला। टेक्स्ट में लिखा है 5078 सेकंड, हमको मिला 5086 सेकंड। इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो मिनट मिलेगी। इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे 84.78 यानी 85 मिनट। मतलब अर्थ के आसपास जो भी सैटेलाइट रोटेट होता है नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस, h इक्वल टू 0 है, नियरेस्ट टू अर्थ सरफेस, ओके, सरफेस को नजदीक रख के जो रोटेट होता है वो पोलर होता है। पोलर की हाइट 500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। अब 500 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के सामने निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो उन लोगों ने 85 मिनट वाली रोटेशन, 85 मिनट। अभी जितने पोलर सैटेलाइट रखे जाते हैं ना, सबकी टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट से ज्यादा होती है, 1.5 आवर्स से ज्यादा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो इस तरह से उन लोगों ने पीरियडिक टाइम भी कैलकुलेट करके दिखा। अर्थ की सरफेस के नजदीक से भी सैटेलाइट पास करना है तो टाइम पीरियड क्या रखना है? तो मोर देन 85 मिनट्स। क्लियर? तो कौन कौन सी क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी या लिखनी है? तो एक 23rd 24 25 तीन तो है। 26 पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। 27 एंड 28 ये दोनों लिखेंगे। 26 ओनली वो एमसीक्यू के लिए एक बार पढ़ लेना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पांचों कंप्लीट करके देना है। क्लियर? कल सुबह 8 to 9 में ग्रुप ओपन कर देंगे। ओके सर। ओके, लास्ट टेस्ट कौन सा लिखा था? 7 कंप्लीट एमसीक्यू था ना? 7 हाँ 7 MCQ कंप्लीट। ओके, अब चैप्टर नंबर 8 की थियरी आएगी इस बार। चैप्टर नंबर 8 की थियरी फ्राइडे तक जितनी हो उतनी की हो जाएगी कंप्लीट। कंप्लीट ना। कल एक
अब बाकी में कुछ नहीं रहा, सिर्फ सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन बाकी है। एक सिंगल क्वेश्चन की तरह है, समझो ना, लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये अच्छा, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, बस बस वही बाकी रहा। टोटल एनर्जी, फिर ये वेटलेसनेस, मतलब वही पूरा एक दिन की जो मतलब पूरी थ्योरी बाकी है, नेक्स्ट में कंप्लीट कर देंगे, मैंने से वो। ओके सर। No.